नाइन्थ, 10th। सर डाउट है। डाउट है। 10th में आप क्या करो, ई की पावर एक्स माइनस वन, उसको टी पुट टी कर लो। स्क्वायर। और ई की बार एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे। बिल्कुल, ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई उसी के साथ डिवाइड कर लो, और फिर आप क्या करो, ई की पावर एक्स माइनस वन को आप पुट करो टी। तो इसे इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा, ये डी टी बन जाएगा। ठीक, तो ये जो आपका इंटीग्रेशन है ये क्या बन जाएगा। अब इसके लिमिट्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे। लिमिट्स क्या बनेंगे जी, कि जब आप एक्स को एल जब एन आप एक्स को एल एन टू पुट करेंगे वन बन वन आ जाएगा। तो ये टी वन हो जाएगा, और जब आप एक्स को एक्स ही रहने देंगे तो ये टी ई की पावर एक्स माइनस वन हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या बनेगा जी, वन से लेके ई की पावर एक्स माइनस वन इंटू डी टी अपॉन टी प्लस वन इंटू रूट टी। क्या अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यस। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। भले ही आप इसको टी स्क्वायर अंडर रूट हटाने के लिए पहले से टी स्क्वायर मान लो तो भी वो भी ठीक था। टेन इनवर्स में आ गया था उससे सर। हाँ, वो tan इनवर्स में आ जाना चाहिए। इसको टी स्क्वायर पुट कर लोगे तो आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11। सर इसके सर ऑप्शन में डाल। ऑप्शन 11 के ऑप्शन। यस सर, ऑप्शन सही नहीं है। अच्छा, वो इक्वल्स टू करके दो बार आ गया ना। यस। नहीं से वैसे भी डी ऑप्शन में 9 लोग 2 की जगह 8 आना एट चाहिए आना था। चाहिए था। यस सर। सर ऑप्शन 8 में लोग लिखा हुआ 2। है ना प्रॉब्लम। यस सर। ओके, चलिए एक बार मैं है ना कंफर्म कर लेता हूँ। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, न्यूटन लेबनीज रूल लगेगा, तो ln ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 2x माइनस ln ऑफ एक्स इंटू एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1। वन। तो ये तो आ गया आपका डिफरेंशिएशन की वैल्यू विच इज ये आ जाएगा 4x ln x माइनस ln x, दिस इज वाई। अब आपको बोला गया है कि टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है एट एक्स इक्वल्स टू 2। तो एट एक्स इक्वल्स टू 2 इसका स्लोप मतलब वाई डैश एट एक्स इक्वल्स टू 2 कितना आ जाएगा जी, 8 ln 2 माइनस ln 2। 7 तो ये तो रही स्लोप की वैल्यू। अब y की वैल्यू सॉल्व करके सीधा इंटीग्रेशन सीधा कर। वैल्यू पहले पुट कर भी देंगे, प्लस 2 माइनस का आ जाएगा। 4 ln t इंटू डी टी। हाँ जी, इसको बाय पार्ट्स की हेल्प से सॉल्व किया होगा आप लोगों ने। टी ये इंटू एल एन टी माइनस एल एन 1। टी। यस सर। क्या कह रहे हो बेटा, ln t इंटू टी 2 4 माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1/t, इसका इंटीग्रेशन टी माइनस टी। तो 1 ही आ जाएगा अल्टीमेटली। तो 2 2 4, तो ये आया 4 ln 4 माइनस 2 ln 2 माइनस इसका इंटीग्रेशन करके नेट 2 आ जाएगा। तो y की वैल्यू इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है। इस ln 4 को लिख लेंगे 2 का स्क्वायर तो वो 8 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली 6 ln 2 माइनस 2 आ जाएगा, है ना। यही आया होगा। यस सर। तो टैंजेंट की इक्वेशन y माइनस वाई वन मतलब y डैश मतलब इंटू एक्स माइनस 2। तो इसका जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है क्या आना चाहिए, इधर शिफ्ट हो गए y माइनस 8 ln 2x आना चाहिए, और x का कॉफिशिएंट ये कांस्टेंट वाला टर्म ये +2 इधर रहने दिया, ये
माइनस 6ln2 उधर लेके चले गए तो प्लस 6ln2 बन गया, प्लस 6ln2 और x माइनस ln2x, ये का है टर्म, टर्म आ गया कांस्टेंट वाला टर्म। कांस्टेंट वाले टर्म में इधर आएगा माइनस 16ln2, उसको 7ln2 लिख लेते हैं अरे यार ध्यान नहीं दिया, 7ln2 लिख देते हैं ना। तो इधर 7 ही कर लेते हैं, इधर 7 कर लेते हैं, तो देख लेंगे कि क्या बनेगा। कांस्टेंट इधर आया 6ln2, इधर आ गया, ये आ गया -7 2, तो -14 आ गया है ना। ठीक, ये आंसर आ रहा है। यस सर। +2 -7 इधर आना चाहिए था और 7 माइनस, अच्छा तो ये -8ln2 रह जाएगा है ना। यस तो अब अगर आपको उस फॉर्म में लेके जाना है तो ये 7x वाला टर्म, अच्छा x वाला टर्म राइट हैंड साइड में, कांस्टेंट लेफ्ट में है और सही, +2 x वाला मतलब टर्म ठीक है, वो सही है, कुछ गलतियां हैं इसमें, बनता तो डी ऑप्शन, बाकी ऑप्शन नहीं मैच कर रहे हैं ना, बाकी भी नहीं मैच कर रहे। ए ऑप्शन में या +2 होना चाहिए था, वो भी वो नहीं तो है। चलो यस वही है कि फिर से दिक्कत तो रहेगी वहाँ पे, +2 होना चाहिए था ऑप्शन में, बिल्कुल। बाकी भी नहीं कोई मैच करेगा, ये 1/3 आ जाएगा y के स्लोप में। ठीक है जी, इसको तो बोनस रहेगा फिर, 11th बोनस है। हाँ जी, 12th 13 सर सर इसके 13 आंसर में में डाउट इससे है इसका भी मैच आंसर ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में नहीं था। सर, है ही नहीं था। 16/3 तो आ आ रहा है। 13 में क्या कह रहे हो आप, तो कोई भी ऑप्शन आंसर आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है जी? 16/3 16/3 आ रहा है। यस सर। Here is the figure bounded by y square equals to 2x plus 1. इसका अगर ग्राफ बनाया जाएगा तो ये ऐसा कुछ ग्राफ रहेगा, y square equals to 2x plus 1, ठीक, जिसको मैं 2 कॉमन लेके x प्लस हाफ बना के कर रहा हूँ, तो ये वाला पॉइंट आपका -0.5 ओके, ऐसा ही आएगा पैराबोला। यस सर। और x माइनस वाई -1 इक्वल्स टू 0 जो लाइन है वो क्या है? y इक्वल्स टू x -1 मतलब स्लोप 1 और y -1 है। अच्छा, ये ग्राफ जो है ये कहाँ से पास करेगा? x की वैल्यू 0 पे ये 1 और -1 पे पास करेगा, तो ये वाला जो पॉइंट है आपका 0, -1 यही पॉइंट है, यस सर। तो लाइन भी आपका इससे पास करेगा, तो ये आपका ग्राफ बन रहा है। और इन दोनों के बीच का जो शेडेड रीजन है, एरिया ऑफ द फिगर बाउंडेड बाय दिस, वो ये वाला है, ठीक है, सही। यस सर। अब अगर आपने एरिया निकालना है तो पहले तो देखिए, इसमें इस वाले इंटरवल में तो क्या -12 से 0 तक के इंटीग्रेशन में तो ऊपर का जितना एरिया होगा नीचे का उतना ही एरिया होगा, उसको अलग से कर लिया जाएगा। और ये वाला जो पॉइंट है मतलब 0 से लेके यहाँ तक हमारा जो इंटीग्रेशन रहेगा उसमें पैराबोला वाला जो ग्राफ है वो ऊपर रहेगा, लाइन वाला ग्राफ नीचे है,
तो पैराबोला वाले ग्राफ में से लाइन वाला ग्राफ सब्ट्रैक्ट होगा। तो एक्स की ये वैल्यू क्या आ रही है, एक्स में इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा? 4. 4 आ रही है। यस सर 4 आ रही है। 4 आएगा तो बाई 3 और ठीक है जी, सही है। तो ये 4,3 वाला पॉइंट है जी। तो अब हमें अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या होगा, -12 से 0 तक जो इंटीग्रेशन रहेगा वो इस ऊपर वाले पोर्शन का हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे और उसका डबल कर देंगे। डबल। तो 2 टाइम्स ऑफ इसका इंटीग्रेशन, ये एक्चुअल में होगा क्या, √ऑफ 2x प्लस 2x + 1। 0 से लेके 4 तक, 0 से लेके 4 तक जो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे उसमें देख रहे हैं कि जो पैराबोला वाला ग्राफ है वो ऊपर है, लाइन वाला ग्राफ नीचे है। तो पैराबोला वाला ग्राफ है जी √ऑफ 2x + 1 और लाइन वाला ग्राफ है जी y = x - 1 था। तो x - 1 वाला ग्राफ नीचे है तो इसे सब्ट्रैक्ट करो। ये इंटीग्रेशन आपने कैलकुलेट किया, यही किया है आप लोगों ने। यस सर। अब इसमें इसको टी पुट कर लेते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए। तो 2x + 1 को अगर टी पुट करेंगे तो 2dx dt आ जाएगा और लिमिट्स क्या आ जाएंगी, -12 पे 0 हो जाएगा, 0 पे ये आ जाएगा बेटा 1। 1। तो ये मैं 0 से 1 √ऑफ t × dt लिख दूं। ठीक है। यस सर। और इसको भी करने के लिए तो ऐसा ही करना पड़ेगा। 0 से 4 √ऑफ 2x + 1 को अलग से इंटीग्रेट करना होगा, माइनस टाइम 0 से 4x - 1 को अलग से इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये कितना आएगा, t की पावर 3/2 1 0 तो 2/3 बन जाएगा। 2/3 बन गया ये। तो ये आ जाएगा आपका, इसको अगर मैं टी पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा आपका 0 पे 1 आएंगे लिमिट, 4 पे 9 आएगी, √t बनेगा इंटू dt/2 बन जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 2/3 प्रोडक्ट में तो t की पावर 3/2 आएगा। इधर आएगा आपका x²/2 - x 4 0। इसकी वैल्यूज यहाँ पे डालेंगे तो क्या आएगा, 4 8 नेट 4 आएगा। इधर डालेंगे तो ये 3 27 -1। क्या बना, 26 28 16/3। 16/3 कहीं ऑप्शन नहीं है आप लोगों का भी यही आ रहा है। 13 भी बोनस रहेंगे। 14 15 16 17 17. 17 में बेटा आपको बोला गया है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अकर हो, तो इसके लिए क्या जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका f' निकाल देंगे और f" निकाल देंगे। तो f" निकालेंगे तो वापस से यही चीज बन के आ जाएगी। ठीक। Yes sir. अब मैक्सिमम वाले पॉइंट के लिए क्या जरूरी है, स्लोप का 0 होना। हाँ जी इस सर. स्लोप को 0 कर देंगे तो ये e की पावर x = b की पावर -x आ जाएगा और ये e की पावर 2x = b/। तो b और a कुछ मर्जी हो, देखिए a × b पॉजिटिव है तो या तो b और a दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव। तो अल्टीमेटली b/a कुछ एक पॉजिटिव वैल्यू है और उस पॉजिटिव वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग इसके लिए कुछ ना कुछ x तो जरूर मिल ही जाएगा।
डिपेंडिंग अपॉन बी एंड ए हमें कुछ ना कुछ x की वैल्यू जरूर मिल जाएगी, राइट। यस सर। तो उस पॉइंट पे स्लोप तो हो गया 0, अब उसी पॉइंट पे अगर हमें मैक्सिमा का पॉइंट चाहिए तो मैक्सिमा का पॉइंट के लिए क्या जरूरी है, इसका नेगेटिव होना। उस पॉइंट पे अगर मैक्सिमा का पॉइंट चाहिए तो एफ डबल डैश का क्या जरूरी है जी, नेगेटिव होना नेगेटिव। जरूरी है। तो बेटा ये तो नेगेटिव हो नहीं सकता, ये नेगेटिव हो नहीं सकता, तो नेगेटिव किसे होना पड़ेगा ताकि ये ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव हो ए एंड बी। जाए, ए एंड बी को। और अगर ए नेगेटिव होगा तो बी भी नेगेटिव होगा क्योंकि उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव दिया होगा। ऐसा भी नहीं यस यहाँ सर। पे कि भी एक नेगेटिव हो जाएगा एक पॉजिटिव हो जाएगा, तो कम से कम एक को नेगेटिव होना पड़ेगा, और क्योंकि हमें कंडीशन ए इंटू बी पॉजिटिव दिया है तो दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे। तो ए भी नेगेटिव बी भी नेगेटिव, तो ए ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। सर इसको यस ऐसे भी तो सोच सकते हैं ना कि इनफाइनाइट पे वैल्यू, सर अगर इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट आ गई वैल्यू और माइनस इनफाइनाइट पे भी इनफाइनाइट आ गई तो मिनिमा मिल जाएगा। अगर माइनस इनफाइनाइट पे हमारी वैल्यू आ जाएगी माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट पे माइनस इनफाइनाइट तो मैक्सिमम मिल जाएगा ग्राफ से। मैंने उससे किया था। ऐसा ऐसा बोल सकते हो, ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि ये कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि e की पावर x है, e की पावर यस माइनस सर। x है, तो वो सोचने की जरूरत नहीं है। यस सर। आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा चाहिए तो इनफाइनाइट पे भी माइनस इनफाइनाइट आंसर चाहिए, और माइनस इनफाइनाइट इनपुट पे भी माइनस इनफाइनाइट यस सर। आउट। उससे एफ डैश की जरूरत नहीं पड़ी फिर कुछ भी। सही सही, वैसे भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं बेटा, 18, 19, 20, 21। यस सर। सर इसमें मेरा आंसर ही नहीं लिया हुआ सर। यस यस सर। सर। यस सर। 0 मार्क किया था उसने, लिया ही नहीं हो। यस सर 0 पे। सर 0 मार्क कर रखा है, हमें 0 नंबर दिए हुए हैं सर उसमें। यस सर, मार्क्स 4 नंबर कम दिए हैं। सबको सबको इसमें दिक्कत है। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, चलिए इसके लिए मैं बात कर लूंगा, सब कोई प्रॉब्लम है इसमें। 22, 23। सर 23 में आंसर ना मेरा आ रहा था 21.3333 मतलब सो ऑन करके मैंने 21.34 कर दिया उसको ओके, अप्रोक्स करके। सर गलत किया हुआ है आंसर मेरा। 21। यस सर, मेरा भी। सर 3-4 थोड़ी ना आएगा। 3-4 थोड़ी आएगा। यस सर सर एक बार ना मतलब ऐसे न्यूमेरिकल आया था सर 0.3333 जब था ना मैंने 0.33 किया था वो गलत हो गया था। इस बार वो हो गया। देखिए ज्यादा बेटर तो 3-3 ही है। थ्री उस टाइम जो गलत हुआ था वो तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि भी वो आपको गलत नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर आप राउंडिंग ऑफ भी करेंगे तो जो नियरेस्ट होता है आप उसको काउंट करते हो ना। अब जैसे अगर आपका 6-6 आए, मतलब मान लीजिए 0.6666 इस टाइप से आ रहा है, तो फिर मैं बोलूंगा कि 0.67 सही है। ठीक, राउंडिंग ऑफ करना है तो नियरेस्ट के हिसाब से चलते हैं जी। तो यहाँ पे 3333 है तो 33 को सही माना जाएगा। ठीक है, ओके सर। तो 33 ही सही है। अ, अ, इसीलिए थोड़ा सा है ना, पॉइंटों वाले में न्यूमेरिकल वाले में ये थोड़ा दिक्कत रहता ही है कि भी क्या अप्रोक्सीमेशन लगाने की वजह से हल्का फुल्का छोटे मोटे ना आगे पीछे आंसर आ जाते हैं। ठीक है तो रेंज नहीं होनी चाहिए वैसे मतलब 21.3। वैसे तो यार जेई मेंस में रेंज नहीं होती है, लेकिन जेई एडवांस में रेंज आती है। अब उस और रेंज भी कोई फिक्स नहीं होती है जेई एडवांस में, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वाइज वो वेरी कर जाता है। तो मेरे हिसाब से होनी तो चाहिए थी रेंज, 0.34 वाले को भी और 0.33 वाले को भी अगर दोनों को आंसर दे देंगे तो गलत नहीं होना चाहिए, बट ज्यादा एक्यूरेट 33 बोलेंगे यहाँ पे। ओके सर। 24, 25। सर डाउट है। बता दो। बता दो से 25।
देखिए वैसे तो 25 जो है आप लोगों ने सोल्यूशन देखा ही होगा, तो सोल्यूशन में है ना वो उस पर्टिकुलर पॉइंट के हिसाब से लिया गया है कि अगर हम लोग x-1 को किसी अनदर वेरिएबल t से रिप्लेस कर लें तो उससे ये जो इक्वेशन आपको बन जाएगी वो ऑड इवन वाली बन जाएगी, जिसको सॉल्व करना आसान होगा। और आपके लिमिट्स भी क्या है, -1 to 1 आ जाएंगे और ऑड इवन के हेल्प से हम लोग उसको इजिली सॉल्व कर लेंगे। तो आप अगर उस हिसाब से चलना चाहते हैं तो है ना वही वाला मेथड बेस्ट मेथड। अदरवाइज फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको 2 - x को 2 - x से रिप्लेस करके करना पड़ेगा। तो इसमें मैनिपुलेशन तो है, तो दो ऑप्शन है आपके पास। बेटर है कि आप x-1 को t पुट कर लीजिए, जिससे x क्या हो जाएगा बेटा, t+1 हो जाएगा और लिमिट्स आपकी क्या हो जाएंगी, -1 to 1 हो जाएगी। ठीक, तो x को t+1 से रिप्लेस करेंगे तो बेटा क्या बनेगा, और dx तो dt बराबर ही हो जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई हमें करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा जी ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म 3t² + 6t + 3 -3t -3 + 4। अब इसमें कुछ कुछ सिंप्लीफिकेशन कर ली जाएगी। इसमें क्यूब ओपन कर लेते हैं तो -3t² -6t -3 फिर +4t + 4 -2 इंटू डी। आज इसमें सिंप्लीफिकेशन करते हैं, क्या क्या बनेगा, ये 3t², इन दोनों को सिंप्लीफाई करा तो +3t, इनको कॉन्स्टेंट्स वाले को सिंप्लीफाई करेंगे तो +1। कॉस वाले में क्या आएगा, कॉस वाले में आएगा एक तो t³ वाला टर्म आएगा, दूसरा क्या आएगा 3t² और 3t² कट गया जी, तो स्क्वायर वाला टर्म खत्म ही हो गया। अकेले टी वाले में एक 3t है, एक 4t है, एक -6t है, तो नेट t रह गया। कांस्टेंट में क्या रह गया 1 -3 एंड -2 एंड +4, तो ये सब एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गए तो कांस्टेंट भी खत्म हो गया। तो ये रिप्लेसमेंट आपको लगानी ही पड़ेगी। तो मैनिपुलेशन वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको ये रिप्लेसमेंट लगानी ही पड़ेगी कि x को आप t+1 से रिप्लेस करिए। उससे लिमिट्स जो है वो आपकी -1 से 1 हो जाएंगी। अब इस पे ऑड इवन की हेल्प से हम लोग कर सकते हैं, कैसे कि जो 3t² + 1 वाला टर्म है उसको तो कॉस के साथ क्लब कर लीजिए, जो अकेला 3t वाला टर्म है ये तो ऑड फंक्शन है ना, ऑड है, यस सर। t को -t से रिप्लेस करेंगे तो ये नेगेटिव टाइम्स बन जाएगा, लेकिन cos -θ और cos θ बराबर है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये वाला जो बाहर एक t वाला टर्म पड़ा है उसकी वजह से ओवरऑल ये जो प्रोडक्ट है इन दोनों फंक्शंस का जो प्रोडक्ट है वो ऑड फंक्शन आ गया, और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 होगा। तो इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है, ऑड फंक्शन की हेल्प से हम लोग बता देंगे। और इसको सॉल्व करना इजी है, आप क्या करोगे t³ + t को आप u पुट कर लो, यस सर, उसका डेरिवेटिव लिखा है। वही इसका डेरिवेटिव लिखा, लिमिट्स आप अकॉर्डिंगली आप देख लोगे, तो cos u * du, लिमिट्स क्या आएंगे -2। ओके, हाँ जी, सबको समझ में आया है। यस सर दूसरा तरीका क्या बताया था आपने कि अगर ये ना स्ट्राइक कर x को आप 2 - x से रिप्लेस करिए, तो अगर आप x को 2 - x से रिप्लेस करेंगे तो
उससे आई थिंक दोनों चीजों में है ना कुछ रिलेशन जरूर बनती है। सर मैंने उससे करा था, बट उसमें ना कैलकुलेशन थोड़ी। कैलकुलेशन तो जाएगी बेटा, देखिए ज्यादा बेटर है भी यही, जो मतलब ये मैनिपुलेशन है इसमें आपको थोड़ा स्ट्राइक मतलब सोचना पड़ेगा कि अगर आप ऐसा ऐसे बना लेते हुए ऑड इवन तो सॉल्विंग हो जाएगी। तो मैटर तो सर बेटा तो यही है जी। इसमें आपको कोई फैक्टर्स दिखे थे क्या शुरू में? क्योंकि ऐसे तो अचानक से सोचा ही नहीं गया बिल्कुल। देखिए बेटा अभी मतलब ये 0 to 2 वाला है तो इसमें है ना, अब आपने ये समझा है देखा है इस क्वेश्चन को, अब आगे के लिए इसको याद रखिए। ओके ओके, इसमें कितने मार्क्स बन रहे हैं आप लोगों के पेपर? इसमें है ना जो 25th है ये एक थोड़ा सा क्वेश्चन चैलेंजिंग वाला है, जो कि नहीं समझ में आता, बाकी तो आई थिंक तो थोड़ी कैलकुलेशन जरूर है हर एक क्वेश्चन में। फर्स्ट इजी है, सेकंड इजी है, थर्ड इजी है, फोर्थ इजी है, फोर्थ में बस कैलकुलेशन है तो इजी। फिफ्थ लीनियर डिफरेंशियल के ऊपर है, ये भी इजी है, बस अगेन कैलकुलेशन है थोड़ी बहुत। सिक्स में भी ऐसा ही है, सेवेंथ में भी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन ही है, इतना कुछ टफ नहीं है। एट्थ तो सिंपल है, नाइन्थ भी सिंपल है, टेंथ में हल्का फुल्का सा है, 11 तो चलो बोनस हो गया, ट्वेल्थ भी इजी है, 13 बोनस हो गया जी, 14 इजी है, 15 इजी है। आई थिंक ऑलमोस्ट सारे इजी हैं एक्सेप्ट 25th है ना। एक थोड़ा सा 17 वाला है ए और बी वाला, वो थोड़ा सा कई बार डाउट हो जाता है माइंड में। आई थिंक इसमें 70+ मार्क्स आने चाहिए। कितने मार्क्स कितने लोगों के आ रहे हैं 70+ मार्क्स? ट्वेंटी फाइव ओके। क्वेश्चन को अगर देखोगे फिर तो वैसे तो मतलब इसमें अगर 80+ आना है ना पॉसिबल है, बट थोड़ी सी कैलकुलेशन है, थोड़ा टाइम ले लेती है, तो इस वजह से आपको है ना दिक्कत हो सकती है 80+ मार्क्स लाने में। अदरवाइज पेपर तो ऐसा है कि भाई 80+ भी आ जाएंगे तो भी सही है, मतलब आ सकते हैं इसमें। चलिए एडवांस वाला पेपर देखते हैं जी। एडवांस वाला पेपर कैसा गया? ठीक था सर। ठीक था। ओके थर्टी सेवन 38 39 सर 39 बता दो। 39 बताना है। ओके देखिए इंटीग्रेशन में हम लोग है ना इनइक्वालिटीज हम लोगों ने पढ़ी थी, तो इनइक्वालिटीज में क्या क्या है ना थोड़ा थोड़ा हमें सोचना पड़ता है कि जो गिवन फंक्शन है उसका अगर इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है तो हम लोग उसको किसके साथ कंपेयर कर ले, किससे हम लोग हमेशा छोटा बोलते हैं, किससे हमेशा हम लोग ज्यादा बोलते हैं। तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ रहेगा। तो, जिस इंटीग्रेशन को आपने सॉल्व करना है आप उसके लिए क्या बोल सकते हो? वो फंक्शन है 1/ln x का क्यूब रूट, और इंटीग्रेट आपने करना है 3 से 4 के बीच में।
तो बेटा ln ऑफ e की वैल्यू आपको पता है कि ये 1 होती है, राइट? यस सर। तो जब x 3 से 4 है उस इंटरवल में ln x हमेशा क्या रहेगा? ln 3 से ln 4। ln x हमेशा क्या रहेगा? 1 से ज्यादा रहेगा, राइट? यस सर, यस सर। ln x आपका 1 से ज्यादा रहेगा। यस सर। तो ln x अगर 1 से ज्यादा रहेगा तो ln x का क्यूब रूट क्या होगा जी? वो भी 1 से ज्यादा। हाँ जी सर। और उसका रेसिप्रोकल वो 1 से कम हो जाए। 1 से कम हो जाएगा। तो 1/ln x ऑफ की पावर 1/3 जो है वो हमेशा 1 से छोटा रहेगा। तो अगर ये हमेशा 1 से छोटा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? वो इसके इंटीग्रेशन से छोटा हो जाएगा। तो इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू ऑटोमेटिकली इसको इंटीग्रेट करके हमें अल्टीमेटली 1 वैल्यू मिल जाएगी। तो जो हाँ जी सर। गिवन इंटीग्रेशन है मैं उसके बारे में बोल सकता हूँ कि दिस इज ऑलवेज लेस देन 1। तो अगर ये लेस देन 1 हो गया तो लेस देन 2 तो ऑटोमेटिकली है, तो ए और बी तो सही हो गए। यस सर। अब बात आती है ग्रेटर की। ग्रेटर में क्या रहेगा जी कि हमें इसकी वैल्यू वो 1/2 से ज्यादा बनानी है। तो अगर 1/2 से ज्यादा बनानी है तो उसके लिए हम लोग क्या वैल्यू इसकी डाल सकते हैं? इसके बारे में हम लोग क्या बोलेंगे कि जिस इंटरवल के लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है उस इंटरवल में हम लोग सोचेंगे कि ln x जो है क्या वो हमेशा 8 से छोटा होगा? यस सर। 8 से छोटा होने का मतलब क्या? ln ऑफ e की पावर 8 से छोटा। हाँ जी So सर। x belongs to 3 to 4, ln x will be less than ln of e की पावर 8। That means ln x जो हो गया आपका 8 से छोटा हो गया। तो जब ln x आपका 8 से छोटा है तो इसका क्यूब रूट वो 2 2 से से छोटा हो छोटा गया। हो। तो इसका यस रेसिप्रोकल सर। क्या हो गया? 2 से बड़ा हो गया। 1/2 से ज्यादा हो गया। यस सर। तो अगर इसका रेसिप्रोकल 1/2 से ज्यादा है तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो यस सर। इंटीग्रेशन है ये हाफ से ज्यादा। यस सर, आ गया समझ। सर हाँ जी। आपने वहाँ ln e की पावर 8 क्यों सोचा, मतलब? देखिए हमें यहाँ पे इसे प्रूव करके देखना है। देखिए ऑप्शन वाइज ही हम लोग सोचते हैं ग्रेटर देन हाफ। तो मैं इसका ना रिवर्स चल रहा हूं। मुझे क्या करना है, मुझे इस इंटीग्रेशन को 1/2 से ज्यादा प्रूव करना है। इसका मतलब मैं कौन से फंक्शन का 3 से 4 इंटीग्रेशन करूं ताकि वो आंसर हाफ मिले। अगर मैं हाफ फंक्शन का ही इंटीग्रेशन कर देता हूं विद लिमिट्स 3 to 4 तो क्या उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू हाफ रहेगी? यस सर। अगर मैं फंक्शन हाफ ही ले लूं तो हाफ फंक्शन का 3 to 4 जो इंटीग्रेशन रहेगा वो उसकी वैल्यू भी हाफ हो जाएगी। ओके। यस सर। तो अल्टीमेटली मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे ये प्रूव करना है कि भी 1/ln ऑफ x की पावर 1/3 जो है वो मैं हाफ से ज्यादा प्रूव कर रहा हूं। तो अगर मैंने 1/ln x की होल पावर 1/3 जो है वो हाफ से ज्यादा प्रूव कर दी तो मतलब जो सी ऑप्शन है वो मेरा सही हो जाएगा। तो अब इसी को मैं ना रिवर्स सोचे जा रहा हूँ कि अगर मुझे इसको हाफ से ज्यादा प्रूव करना है दैट मीन्स अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो रेसिप्रोकल से इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। दैट मीन्स मुझे ये प्रूव करना है।
यस सर। और अगर मुझे ये प्रूव करना है दैट मीन्स मुझे ये प्रूव करना है, और ये सही है, दिस इज ट्रू, राइट। यस सर। तो ये सारा का सारा जो जो माइंड में अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो माइंड में आप उसका रिवर्स सोच रहे होते हो। जो चीज आपने प्रूव करनी है आप उसका उल्टा चल लेते हो कि अगर मुझे ये चीज प्रूव करनी है तो दैट मीन्स उसकी कैलकुलेशन करके जो चीज बनेगी मतलब मुझे वो वाली चीज प्रूव करनी है। अब इसकी कैलकुलेशन कर ली तो इसकी कैलकुलेशन करके हम लोग यहाँ पे पहुंच गए, मतलब मुझे ये चीज प्रूव करनी है। अब इसकी कैलकुलेशन करके हम लोग यहाँ पे पहुंच गए, मतलब मुझे ये चीज प्रूव करनी है। तो अगर ये चीज प्रूव करनी है और हम लोग उसके देख लें कि हाँ ये चीज होल्ड हो रही है, तो पूरे का पूरा उसका रिवर्स जो कैलकुलेशन है वो सारी की सारी ट्रू हो जाएगी, ठीक है। ओके सर, समझ आ गया, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 40, 41, 42, 43, 43 बता दो उससे। 43 बताना है। आपको एक कर्व दिया गया है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, और ये सिर्फ पॉजिटिव साइड के लिए दिया गया है फॉर एक्स पॉजिटिव, तो इसलिए मैं ना नेगेटिव साइड का ग्राफ नहीं बना रहा। और इसमें आपको बोला गया कि एक पॉइंट P ले लें। फॉर ए पॉइंट P ऑन C, Q be the point of intersection between the tangent of C at P and the x axis। मतलब इस P के ऊपर अगर टेंजेंट बनाया जाए, वो टेंजेंट एक्स एक्सिस को जहां पे मीट करेगा उस पॉइंट को हम लोग बोल रहे हैं Q। फिर बोला गया है जो लेट R बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द नॉर्मल ऑफ C, मतलब इसी पॉइंट के ऊपर P पॉइंट के ऊपर अगर नॉर्मल बनाया जाए, उस नॉर्मल का y एक्सिस के साथ जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो R बोला गया है। दिस इज R। If P moves on C, then the minimum value of अब आपको बोला गया P moves on C, जब P मूव कर रहा है C के ऊपर तो इसका मतलब क्या है, P इज ए वेरिएबल पॉइंट ऑन दिस कर्व। मतलब आप इस P पॉइंट को इस कर्व के ऊपर कहीं पे भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे जैसे P वेरी करता जाएगा वैसे वैसे आपके टेंजेंट वेरी कर जाएंगे, नॉर्मल वेरी कर जाएंगे, तो Q एंड R भी आपके क्या हो जाएंगे, वेरी करेंगे, ठीक है ना। तो जब Q R वेरी करेंगे तो फिर उसके बाद जो O पॉइंट है वो ओरिजिन दिया है, तो क्योंकि Q और R वेरी कर रहे हैं दैट मीन्स OQ एंड OR लेंथ जो है वो भी वेरी करेंगी। तो आपने क्या करना है, आपने एक ऐसी सिचुएशन फाइंड आउट करनी है जिसमें OR अपॉन OQ का होल स्क्वायर वो मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी, तो वो मिनिमम वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, P पॉइंट में जो x कोऑर्डिनेट अगर t मान ले तो y कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली t क्यूब हो जाएगा। अब क्या इसके ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हो इसको डिफरेंशिएट करके, y ऐसे डैश कितना है? नॉर्मल की भी लिख ली थी और इंटरसेक्शन निकाल दिया था टेंजेंट में y से कह के। ओके, तो q के पास कोऑर्डिनेट्स क्या आए थे? एक सेकंड सर। देखिए बेटा आपने सीधा सीधा q के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेने हैं और r के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, करना तो वही है। y कोऑर्डिनेट q का 0 होगा, r का इसमें x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो y आप निकाल लोगे। तो बस उन्हीं का रेशो आपने सीधा सीधा कर लेना है। कैलकुलेशन देख लूंगा मैं सर अपने। करना यही है बेटा, ठीक है ना। टेंजेंट को वो इक्वेशन लिख के एक्सिस से उसका इंटरसेक्शन निकाल लो, q पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गया, और p पॉइंट पे नॉर्मल कैलकुलेट करके उसके y एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन निकालो, r पॉइंट आ गया। तो जो r का y कोऑर्डिनेट होगा, जो q का x कोऑर्डिनेट होगा, सीधा सीधा उन्हीं का तो रेशो है OQ एंड OR। उसका डिफरेंशिएट कर देंगे ना सर मैक्सिमम के लिए। हाँ मैक्सिमा के लिए ना, OR अपॉन OQ का होल स्क्वायर निकालने के बाद उसकी जो मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो उसको आपने डिफरेंशिएशन की हेल्प से निकालनी है। ओके जी, आगे चलते हैं 44।
45, 46, 47, सर मेरा 45 था डाउट, सॉरी सर लेट हो गया। 45, 45 में क्या है जी? सर इसका आंसर ना 4 आ रहा था मेरा। यस सर मेरा भी। इसका आंसर दिया क्या है? 2 दिया है क्या? यस सर। इसमें थोड़ा विजुअलाइजेशन थोड़ा ज्यादा रहेगा। एक क्यूब है, क्यूब इज इंस्क्राइब्ड इन ए कोन ऑफ गिवन स्लैंट हाइट। ये क्यूब है, सॉरी कोन है, इस कोन के अंदर क्यूब बनाना है। ऐसा कुछ क्यूब बनेगा। अब ये जो क्यूब है, इसका ये जो है ये टॉप वाला बेस है और ये बॉटम वाला बेस है जी। तो बॉटम तो क्या होगा, वो कोन के सरफेस के ऊपर ही टच कर रहा होगा। ओके, ठीक। और जो जो टॉप वाला होगा उसमें जो आपके जो वर्टेक्स होंगे, ये वाले जो पॉइंट्स होंगे, ये आपके टच कर रहे होंगे ना। जरा थोड़ा विजुअलाइज करो तो ये एक सर्कल बन के आ रहा होगा कोन का। अगर आप एक सरफेस देखोगे तो कोन के लिए वो क्या होता है, एक सर्कल बन के आता है। तो कोन में ये जो वाली इस हाइट पे ये एक सर्कल बन रहा होगा। जैसे जैसे बेस एक सर्कल होता है कोन में, तो वैसे यहाँ पे भी तो क्या होगा, एक सर्कल होगा। तो इसके जो कॉर्नर है, कोन्स के जो कॉर्नर है वो आपके क्यूब के साथ मतलब टच कर रहे होंगे। सॉरी, मतलब क्यूब के जो कॉर्नर है वो कोन के साथ टच कर रहे होंगे। ओके, तो अगर मैं इस कोन से एक डायरेक्टली एक वर्टिकल लाइन बनाऊं तो उसी के ऊपर इस सरफेस का सेंटर भी लाई कर रहा होगा, इस सरफेस का सेंटर। तो वो सेंटर कितने रेडियस का होगा वो हमें देखना है। तो उसके लिए आपको क्या दिया गया है, थीटा इज द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन। ये एंगल आपको थीटा दिया गया है। इसमें स्लैंट हाइट आपको दी गई है जी फिक्स। निकॉन ऑफ गिवन स्लैंट हाइट एज शोन इन फिगर। तो क्यूब का वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, तो इसकी ये जो लेंथ है ये एल आपको फिक्स दी गई है। सर ये आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? मेरा काफी टाइम से नेट लैग चल रहा था। 45। जेई एडवांस का ना? हाँ जी। अच्छा। तो ये स्लैंट हाइट आपको एल दी है, ये वर्टिकल एंगल आपको थीटा दिया गया है, सेमी वर्टिकल एंगल। तो सबसे पहले तो अगर मैं इस हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन कितना होगा, एल एल cos थीटा, राइट। एंड रेडियस ऑफ कोन, तो एल साइन थीटा हो जाएगा। ओके, यस सर।
अब अगर जो क्यूब है, लेट साइड ऑफ क्यूब उसे ए मान लेते हैं, तो अगर क्यूब की साइड अगर ये ए है तो क्यूब की ये जो वर्टिकल हाइट है ये भी तो ए ही होगी। तो मतलब टॉप से इसका जो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, एल कॉस थीटा, मतलब मान लो मैं इसको एच डैश मान लेता हूँ, तो एच डैश आपका होगा बेटा एल कॉस थीटा माइनस ए। और साथ में ये जो कोण है, कोण का क्योंकि ये एक साइड लेंथ इसकी ए है, तो इसका डायगोनल लेंथ कितना होगा, डायगोनल ऑफ कोण, सॉरी डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब कितना होगा, a√2 होगा, ये वाला एक फेस वाला डायगोनल। क्या ये बात समझ में आ रही है तुमको, क्यूब के डायगोनल की वैल्यू? यस यस सर, a/√2 वाला ले। और जो ये वाला जिस सरफेस का मैं रेडियस की बात कर रहा हूं, तो वो जो सरफेस का रेडियस होगा वो कितना होगा, a/√2। a/√2, इसका इसके डायगोनल का हाफ। ठीक, अब क्या इनमें आपस में रिलेशन बनाया जा सकता है, इनमें आपस में रिलेशन कैसे बनाया जाएगा, कि मुझे ए कैलकुलेट करना है, सॉरी ठीक है, आप इस थीटा एंगल को ले लेंगे ना, तो इस थीटा एंगल में, वो थीटा एंगल तो इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा ना, क्योंकि ये भी तो 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा। तो इस पे आपके tan थीटा की वैल्यू, अगर मैं इस पॉइंट को O, इसको A, इसको B नाम दे दूं, तो इन ट्रायंगल OAB tan थीटा किसके बराबर आएगा, a/√2 AB अपॉन OA, और AB है बेटा a/√2 एंड OA है जी ये H डैश विच इज L cos थीटा माइनस A। तो यहां से बेटा सर आप A बात आपका बता रहे थे कि वो एच डैश की वैल्यू कैसे निकाली थी? H डैश है बेटा, देखो आप इसको विजुअलाइज करो कि अगर आपका कोण जो है, ये कोण के बिल्कुल बेस वाला सरफेस हो गया, तो यहाँ पे अगर आपका क्यूब की हाइट, मतलब क्यूब की जो साइड है वो ए है, तो क्यूब का जो ऊपर वाला सरफेस होगा वो बॉटम से कितनी ऊपर होगा, ए ए साइड होगा, ए लेंथ होगा ना, और टोटल कोण की हाइट एल कॉस थीटा है। अच्छा ठीक है ओके सर। कोण, ठीक है ना, तो फिर टॉप कोण के टॉप से ये डिस्टेंस कितना रहेगा जी, एल कॉस थीटा माइनस है। ठीक है, तो यहां से बेटा आप ए निकालोगे इन टर्म्स ऑफ एल एंड थीटा, कितना आएगा, tan थीटा इंटू एल कॉस थीटा माइनस माइनस ए ए। इक्वल्स टू a/√2। तो ए निकालना जी आपने, tan थीटा मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कट जाएगा, तो एल साइन थीटा रह जाएगा, माइनस ए tan थीटा, जिसको मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगा, तो यहाँ से बेटा ए आ गया आपका इन टर्म्स ऑफ एल एंड थीटा, tan थीटा प्लस 1/√2। तो ये आपके क्यूब का एक साइड आया है इन टर्म्स ऑफ एल एंड थीटा। एल तो इसमें कांस्टेंट है, थीटा आपका वेरी कर रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ए क्यूब विच इज एल क्यूब साइन क्यूब थीटा अपॉन tan थीटा प्लस 1/√2
का क्यूब। क्यूब। अब बेटा आपने इसको मैक्सिमाइज करना, आपने इसको मैक्सिमाइज करना। क्या ये रिलेट हो रहा है? ये पूरा का पूरा सोल्यूशन समझ में आया कि मैंने ये जो डायग्राम है ये कैसे बनाया? कि जो क्यूब है उसका साइड हमने ए मान लिया, तो क्यूब की हाइट भी ए होगी। तो टोटल, क्योंकि कोन की हाइट एल कॉस थीटा है और ये हाइट ए है, तो जो क्यूब का अपर सरफेस होगा, जो टॉप सरफेस होगा क्यूब का, उसका कोन के ओ पॉइंट से कितना लेंथ रह जाएगा जी? एल कॉस थीटा माइनस ए। और साथ में जो ये जो क्यूब है इसका जो ये जो डायगनल होगा, क्यूब का जो डायगनल होगा, वो इस सरफेस का जो रेडियस बन के आएगा, उसके मतलब इस सरफेस का जो सर्कल बन के आएगा उसके डायामीटर के बराबर है। तो इस सरफेस का जो रेडियस है वो बेसिकली डायगनल बाय 2 हो जाएगा। तो डायगनल लेंथ a√2 कैलकुलेट कर लिया आपने, तो रेडियस जो है कोन का वो कितना हो जाएगा? a/√2 हो जाएगा। तो अब इन दोनों में आपने ये tan थीटा लगा के इक्वालिटी बनाई है। तो यहाँ से आपको a इन टर्म्स ऑफ एल एंड थीटा मिल गया है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, जिसको अगेन एल और थीटा के टर्म्स में आ गया है। एल तो आपका कांस्टेंट है जी, तो थीटा ही आपका वेरी कर रहा है। अब आपने इसकी मैक्सिमम वैल्यू बनाने के लिए इसको थीटा के अबाउट डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हो जाएगा आगे तो। इसको आगे कंप्लीट कर लीजिएगा। यस सर। आई थिंक ये वाली चीज अगर बन जाए तो उसके बाद तो ना इन्होंने सोल्यूशन में भी दिया ही हुआ है, सेम चीज बन के आ रही है जो हमारी बन के आ रही है, राइट? सर मैंने हाँ, पूरा सही था, बस रेडियस ऑफ कोन ना a/2 लिख दिया। ओके। सर मैंने मेथड यही लगाया, पर मेरा वो मैंने इसको आगे tan थीटा को आगे r और h की टर्म्स में कन्वर्ट करने की तो काफी कैलकुलेशन भयानक बन गई थी। तो इसके आगे का जो है ना, मतलब यहाँ मेन चीज जो इस क्वेश्चन की है वो यहीं तक है। मतलब अगर ये किसी ने ठीक कर लिया तो उसके आगे तो कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन तो इसको डिफरेंशिएट करके ही होगी। ओके, आप इसको डिफरेंशिएट करिएगा। ओके बेटा, आगे चलते हैं। 46 46 में 12.57 मार्क किया था मैंने और आंसर 12.56 है। ओके, 3.14 लेने को बोला है ना बेटा, कि नहीं बोला है? बोला तो है 3.14 लो। तो 4 पाई आ रहा है, तो 12.56 ही तो है। अर्पित, और 47। अर्पित बेटा, कोई ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर नहीं यूज करना है। जब आपको क्वेश्चन में पहले से मेंशन है कि पाई की वैल्यू 3.14 लीजिए, ये पाई की वैल्यू 3.14 अगर मैंने आपको लेने को बोला है तो इसका मतलब आपने वही वैल्यू लेके ही आंसर निकाल लेंगे। ओके, तो वो देने का पर्पज ही है। अगर कल को मैं आपको बोल दूं कि पाई की वैल्यू 3 ले लो, आपको 3 लेके आंसर निकालना होगा। आपको 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 आंसर 12 देना होगा। फिर आप बोलते हैं कि एक्चुअल में तो है ना ये होती है, तो उससे कोई लिंक नहीं होगा। ओके, ये बात सब लोगों के लिए है कि जिस क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दे दी जाए कि भाई ये इस पर्टिकुलर वैल्यू जो है ई की वैल्यू या पाई की वैल्यू है ना ये लेनी है, उसके हिसाब से आंसर निकालिए।
आपको उस वैल्यू के हिसाब से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, भले ही एक्चुअल वैल्यू कुछ और होती है। फिजिक्स में भी तो आप करते हो ना, जी जी के लिए 9.8 है, कभी 10 ले लिया, कभी 9.8 ले लिया, है ना। वैसे यहाँ पे भी है। हाँ जी, 47 में डाउट, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54। कोई डाउट नहीं है पेंडिंग? नो सर। तो इसमें कितने नंबर आ रहे हैं आप लोगों के? ये टोटल कितने मार्क्स है? 62 का है ना शायद। न्यूमेरिकल बेस्ड वाले कितने मार्क्स के होते हैं क्वेश्चन? 4 मार्क का या 3 का? थ्री। टोटल 3 टोटल कितने का था? 60 marks. 60 मार्क्स, मतलब मैथ्स वाला सेगमेंट 60 मार्क्स। Yes, sir. ओके, तो 60 है तो मल्टी करेक्ट वाले 4 मार्क का होगा और बाकी सब 3 मार्क्स के होंगे, है ना। यस सर। तो इसमें जो मैच दी फॉलोइंग है, इसमें मतलब एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट अदरवाइज क्वेश्चन होने वाले हैं सारे के सारे। और उसमें अगर आप 2-3 भी मैच करा लेते हो तो फिर मतलब ऑप्शन इजीली मैच भी हो जाएगा, तो सारे के सारे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो क्वेश्चन ये सारे के सारे इजी हैं, बट ये सॉल्व टाइमिंग लेंगे मैच निकालेंगे। न्यूमेरिकल वाले में क्वेश्चन नंबर 50 इजी है, 49 इजी है, 48 इजी है, ऐसा तो क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया होगा 48 वाला। तो 47 कैलकुलेशन थोड़ी सी लग जाएगी, 46 में भी कैलकुलेशन जाएगी, 45 नो डाउट टफ क्वेश्चन है जी, 44 भी थोड़ा सा टफ है, 43 कैलकुलेटिव है थोड़ा सा। तो न्यूमेरिकल वाले में 45, 43 एंड 44 को अगर छोड़ दें तो 5 क्वेश्चन, सॉरी 46 को छोड़ सकते हैं, 43 हो सकता है। और इसमें 42 इजी है, 41 भी ओके ओके है, 40 इजी है, 39 थोड़ा सोचने में दिक्कत लगता है, 38 भी ओके ओके है, तो 37, तो इसमें भी 3, 12, 27, 30 प्लस मार्क्स आने चाहिए इसमें। 30 प्लस कितने लोग आ रहे हैं? थर्टी वन स्टूडेंट्स के, ओके 32। बाकी लोग भी मेहनत करिए। देखिए, मैं जो भी यहाँ पे 30 मार्क्स बोला या मेंस वाले में 70 मार्क्स बोला, तो इस चीज़ को भी थोड़ा कंसिडर किया है कि भाई जो क्वेश्चंस होते हैं वो पेपर के दौरान कई बार समझ नहीं पाते या जल्दबाजी में हम लोग गलत कर जाते हैं, तो उन चीज़ों को भी कंसिडर किया है। तो कोशिश करिए सब लोग इसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाए। ओके, तो जो आपका पेपर है उसमें सिर्फ 2 गलतियां है ना मेंस वाले में, एडवांस वाले में तो कुछ भी नहीं था। ये सर कोई गलती नहीं है। तो मेंस वाले में 11 और 13 जो है वो बोनस है, और कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे? 21 वाला कह रहे थे ना, जो जो यस आंसर सर। 0 काउंट यस सर, 0. तो आप सब लोगों का वो 0 के मार्क्स नहीं दिए हुए हैं, इसका मतलब सर मतलब 0 को Yes. पिकअप नहीं किया हुआ आंसर की जगह। किया है पर मार्क्स नहीं दिए हैं। मार्क्स नहीं दिए हैं, इसका मतलब है उसमें क्या होगा, आंसर की में कुछ और आंसर दिया गया होगा। यहाँ सोल्यूशन में तो यही 0 दिया गया, लेकिन आंसर की में मुझे लग रहा है कि कुछ और भी दिया गया होगा।
इसलिए किसी का नेगेटिव तो होता नहीं है और इसलिए नहीं लिया गया। चलो सर तो आपको एडवांस वाले पेपर का लगा कि एडवांस लेवल का था, जैसे रियल एडवांस होता है? क्यों आपको नहीं लगा या क्या है? सर मेरे को मतलब पेपर तो देख के तो लग रहा था कि एडवांस लेवल का है सर। बाकी जैसे आप मार्क्स बोल रहे हो वैसे आ भी रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि अच्छे लेवल का था नहीं था। देखिए टफनेस लेवल तो था ही, नो डाउट, इसमें तो कोई कोई है नहीं, लेकिन एक्चुअल के साथ कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल ही रहता है। कोई एक दो क्वेश्चन नो डाउट थोड़े इजी भी रह गए होंगे, कुछ लेकिन ओवरऑल मैं बोलूंगा कि भी अगर पूरा का पूरा नहीं तो 90% तो डेफिनेटली एडवांस लेवल का बोला जा सकता ओके सर। है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है आप लोगों का लीनियर प्रोग्रामिंग, उसको स्टार्ट कर लें। सर हाँ जी। सर वो कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी आपके सिलेबस में नहीं है। वो नहीं आती? नहीं, सिलेबस में नहीं है। पुराने अगर आपको कोई क्वेश्चन होंगे ना, पहले पुराने सालों में होता था, तो इसलिए आपको शायद क्वेश्चन दिख रहे होंगे ऐसे। हाँ जी सर। अब नहीं है, उसको उनको छोड़ दीजिए आप। ठीक है सर। हाँ जी बेटा, लीनियर प्रोग्रामिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग का जो चैप्टर है वो आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स के लिए है। उसमें आपको कंपटीशन में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, तो हम लोग बोर्ड की हेल्प से ही करेंगे, एनसीईआरटी ही। अगर आप अभी एनसीईआरटी अपना ओपन भी कर लेंगे, कोई पीडीएफ होगा या किसी के पास बुक होगी तो वो भी सही रहेगा। तो बेटर है ना, अगर एनसीईआरटी आपके पास है तो आप लोग ओपन कर लीजिए और हम लोग एनसीईआरटी का ही एक एग्जाम्पल टेकअप करके इसको डिस्कस करेंगे। सर बोर्ड से पहले करने में फायदा नहीं होगा फिर इसका? क्या कह रहे हो बोर्ड्स के? लीनियर को ये वाला चैप्टर बोर्ड से पहले ही ना कर ले हम, मतलब बोर्ड से 2 वीक्स पहले या 3 वीक्स पहले? बेटा इसमें कोई लंबा चौड़ा तो है नहीं, आधे घंटे का चैप्टर है, तो अभी आधे घंटे में ही खत्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर, फिर कर तो लेते हैं। ऐसा नहीं है कि भी हमें 4-5 लेक्चर लगेंगे इसमें, ठीक है। ये सर कर लेते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग, इसमें जैसे मैं जो जो आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया गया हुआ है, उसमें आपको बोला गया है कि आपने z की वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है, और z आपको दिया गया है इन टर्म्स ऑफ x एंड y, और इसकी वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है, और इसके लिए आपको कंडीशंस क्या क्या दी गई है। कंडीशंस दी गई हैं कि भी x प्लस वाई जो है वो आपका 50 से लेस होना चाहिए, लेस देन और इक्वल्स टू 50। 3x प्लस वाई जो है वो आपका लेस देन इक्वल्स टू 90 होना चाहिए। x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक, अब इसका आंसर क्या होगा? लीनियर प्रोग्रामिंग की हेल्प से हमने z की जो मैक्सिमम वैल्यू है, आपसे जो भी क्वेश्चन हमेशा पूछे होंगे वो या तो मैक्सिमम वैल्यू पूछा होगा या मिनिमम वैल्यू पूछा होगा। और जैसे कि यहाँ पे ये वर्ड लीनियर आपको बता रहा है, तो इसमें जो भी कंस्ट्रेंट्स भी होंगे वो भी एक्स और वाई में एक लीनियर इनइक्वालिटी के ही होंगे, और जो भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी होगी वो भी एक एक्स और वाई के लीनियर फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछी होगी। तो आप इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि z जो है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछी है वो भी एक लीनियर फंक्शन है जी, जो कंडीशंस है x और y में वो भी आपकी लीनियर फंक्शन है।
ठीक। तो जो भी लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमेशा क्या होता है, कंडीशंस दी गई होंगी और आपने मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी। निकालने का तरीका आप क्या करोगे बेटा, आप ये जो कंस्ट्रेंट्स आपको दिए गए हैं उन कंस्ट्रेंट्स की हेल्प से आप बनाएंगे डायग्राम और फिर आप उसमें चेक करेंगे कि क्या मैक्सिमम वैल्यू होगी या क्या मिनिमम वैल्यू, कैसे डायग्राम कैसे बने। सबसे पहले क्या है, ये जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं आप इन कंस्ट्रेंट्स को वन बाय वन टेकअप कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग x प्लस वाई लेस देन 50 को टेकअप करेंगे। इसका डायग्राम बनाने के लिए देखिए ये एक लीनियर इनइक्वालिटी, दो वेरिएबल्स में एक इनइक्वालिटी है। तो आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि x और y में जब भी एक इक्वालिटी होती है तब आपको मिलता है कर्व। वो कर्व चाहे सर्कल हो, स्ट्रेट लाइन हो, कुछ भी है। जब आपको x और y में एक इक्वालिटी होती है तब आपको मिलता है एक कर्व। और जब इनइक्वालिटी होती है तब क्या होता है, रीजन। वो रीजन दे देता है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसकी इक्वालिटी बना के उसका ग्राफ बनाएंगे और फिर उसका रीजन फाइंड आउट करेंगे कि भी वो लाइन, जैसे लाइन भी है, लाइन के बारे में तो इतना तो हम लोग जानते ही हैं कि भी लाइन क्या होता है, पूरे के पूरे प्लेन को दो पार्ट्स में बांट देता है। तो फिर जो भी लाइन आपने बनाया आपने उसके कॉरस्पॉन्डिंग रीजन फाइंड आउट करना है कि किस तरह वाला रीजन ये इनइक्वालिटी बता रहा है। तो आप क्या करेंगे, ये जो इनइक्वालिटी दी गई है पहले आप इसको इक्वालिटी बना लेंगे जी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 50 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 50 ये क्या है जी, एक स्ट्रेट लाइन है। क्या एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना लेंगे आप? यस सर। ये ग्राफ बना लीजिए, इसकी इक्वेशन भी आप लिखिए। तो ये स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन के लिए आपको बोला गया है इक्वालिटी का ग्राफ बना लिया। अब इस स्ट्रेट लाइन ने क्या है, पूरे प्लेन को दो पार्ट्स में बांट दिया, एक लाइन के इस तरफ वाला पोर्शन, एक लाइन के इस तरफ वाला पोर्शन। तो आप कैसे जजमेंट लगाएंगे कि भाई किस तरफ वाला पोर्शन सिलेक्ट करना है जी? ओरिजिन पुट पॉइंट करके डाल के ओरिजिन डाल दें। देख लो, सेटिस्फाई कर रहे हैं। सिंस 0,0 satisfies x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 50, तो इस वजह से आप क्या बोलेंगे जी, इस तरफ वाला रीजन आपका सिलेक्टेड रीजन। जो पहला कंस्ट्रेंट दिया गया है उसके लिए ये वाला रीजन सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये तो हो गया बेटा फर्स्ट कंडीशन जो है उसके लिए रीजन बना। अब बात करेंगे सेकंड कंडीशन की, विच इज 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 90। अब इसके लिए भी पहले क्या करोगे, आप इसे इक्वालिटी बना लोगे। इक्वालिटी बना के इसका लाइन बना लोगे। लाइन में क्या आएगा, अच्छा इसके ना कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट्स भी लोकेट कर लिया करो। जैसे मैंने फर्स्ट लाइन जो बनाया था वो 0,50 एंड 50,0 वाले पॉइंट्स आ जाएंगे। तो ये स्टैंडर्ड पॉइंट्स ले लिए थे। अब सेकंड वाला लाइन बनाएंगे तो सेकंड वाले लाइन में क्या होगा, x 30,0 वाला पॉइंट और 90 वो 0,90 वाला पॉइंट होगा, है ना। तो एक्चुअल में जो सेकंड वाली लाइन है वो बेटा रहेगी कुछ ऐसे। ठीक है, कितना क्लियर है सबको? तो ये 30,0 वाला पॉइंट, ये 0,90 वाला पॉइंट है और ये लाइन आपकी आ गई है जी 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 90। और यहाँ पे भी ये लेस देन इक्वल्स टू 0 है। इक्वालिटी तो बना ली, अब इनइक्वालिटी को सोचना है कि इनइक्वालिटी किस तरफ का सेगमेंट काउंट होगा। तो फिर से क्या है, ओरिजिन डाल के देख लेंगे। यस सर। तो ओरिजिन क्या है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है? तो ओरिजिन की साइड वाला जो सेगमेंट है वो आप इसमें काउंट कर लेंगे जी। तो ये वाला सेगमेंट हो गया। ठीक, तो ये दोनों लाइनें आपने बना ली। अब जो और कंस्टेंट्स है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 तो x इक्वल्स टू 0 का मतलब ये y एक्सिस, वाई एक्स
इसके राइट वाला पोर्शन भी, ठीक है। उसको भले ही है ना, जरूरी नहीं होता कि आप हर एक चीज को आप शेड करके ही दिखाएं, क्योंकि अब ज्यादा कंस्ट्रेंट आ जाएंगे तो फिर ज्यादा कलर भी आ जाएंगे, फिर है ना, तो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो उसकी बजाय अगर है ना कोई सिंपल वाली एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस वाली लाइंस होती हैं, उसको आप खुद ही माइंड में ही ना विजुअलाइज कर लो तो ज्यादा बेटर है। और y ग्रेटर देन 0, तो मैं इन दोनों कंस्ट्रेंट्स को तो सीधा सीधा ये बोल दूं ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। यस सर। यस सर। यस। तो इन चारों कंडीशंस के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जो सिलेक्टेड रीजन है वो क्या है? ये हो जाएगा। हो जाएगा ये। सर एरिया वाले की तरह करना है, जो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच में ही आएगा। एरिया नहीं है, उसके आगे अभी करने दो, कंप्लीट होने दो। कितना समझ में आया क्या ये रीजन समझ में आया कि भाई इन चारों कंस्ट्रेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉमन रीजन है, मतलब एक ऐसा जो रीजन जो कि इन चारों कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करे, वो ये रेड वाला रीजन। क्या सबको ये बात समझ में आई है? यस यस। अब ये जो रीजन होता है इसको हम लोग नाम भी बोलते हैं फिजिबल रीजन। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रेड कलर, इसको बोला जाता है बेटा फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन बोलने का मतलब ही ये है कि भाई इस रीजन के अंदर लाई करने वाले जो भी पॉइंट्स होंगे, जो भी पॉइंट होंगे, पॉइंट का मतलब क्या, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट को के कोऑर्डिनेट्स को अगर आप कंसीडर कर लेते हो तो ये चारों की चारों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होंगी इस रीजन के अंदर लाइन करने वाले और इस इनकी बाउंड्रीज पे भी। जो बाउंड्रीज है ना, इसकी जो लाइंस है, क्योंकि आप देख रहे हो कि हर एक इनइक्वालिटी में अकेली इनइक्वालिटी नहीं है, लेस देन इक्वल्स टू है या ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, तो जो बाउंड्री वाले पॉइंट्स है वो भी काउंट होते हैं। तो बाउंड्री वाले पॉइंट्स और इस रीजन के अंदर वाले पॉइंट्स, इन सारे पॉइंट्स में अगर आप कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को पिक करके इन चारों कंस्ट्रेंट्स में डालते हो तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं उनका चारों कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे लिए जो x और y की वैल्यूज लेना पॉसिबल है वो सिर्फ इसी रीजन की वैल्यूज लेना पॉसिबल है। इस रीजन के बाहर मैं कोई भी x और y की वैल्यूज नहीं ले सकता। ठीक, तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू अब मेरे से पूछी गई है, z की जो मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है वो z की मैक्सिमम वैल्यू इसी रीजन को बिलोंग करेगी। मतलब इसी रीजन का कोई पॉइंट हमें लेना पड़ेगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही हमें z की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही होगी। ठीक, तो ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग का थ्योरम नंबर 1 होता है वो क्या कहते हैं? अब आपने थ्योरम नंबर 1 को इतना 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 है ना अच्छे से, ऐसा भी नहीं कि हमें उसकी कुछ डेफिनेशन लिखने की नीड है। सीधा सीधा जो थ्योरम नंबर 1 है वो क्या कहता है कि भाई जो भी आपके इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, जो भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कॉर्नर पॉइंट्स पे होंगी। जो भी लीनियर प्रोग्रामिंग की थ्योरम्स हैं उन थ्योरम्स में क्या कहा जाता है कि जो भी जिस फंक्शन की भी आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है या फिर मिनिमम भी अगर निकालनी है वो आपको कॉर्नर पॉइंट्स पे ही मिलेगा जी। आपको बीच का कोई पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि जो 4x + y होगा उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बीच में यहाँ पे कोई पॉइंट लेना पड़ेगा, x और y बीच का कोई पॉइंट लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको 4x + y मैक्सिमम होगा। नहीं,
जो 4x प्लस वाई की मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको मिलेगी एट दी कॉर्नर पॉइंट्स। तो आपने अब क्या करना है, इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स को तो कैलकुलेट कर ही लेना है, जिसमें ये 0,50 था ही, ये 30,0 था ही, ये ओरिजिन है ही, और ये वाला पॉइंट आप क्या इन दोनों लाइंस की इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल सकते हो क्या? यस सर। क्या आएगा ये वाला पॉइंट? एक बार 20,30, हाँ 20,30 आ जाएगा। तो चारों कॉर्नर पॉइंट जो आपने निकाल लिए, चारों कॉर्नर पॉइंट, अब इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स पे आप z की वैल्यू निकाल लेंगे। z which is 4x plus y is equals to भी आप जो पॉइंट 0,50 है उसके लिए z की वैल्यू कितनी आएगी जी, वो निकाल लो। कितनी आएगी? 50 आएगी। यस। 0,0 पे वैल्यू निकाल लो जी। 0 30,0 पे वैल्यू निकाल लो जी। 120 और 20,30 पे वैल्यू निकाल लो जी। 100 तो इन कॉर्नर पॉइंट्स पे, चारों जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उन कॉर्नर पॉइंट्स पे से जिस पे सबसे ज्यादा वैल्यू है वही आपका पॉइंट हो जाएगा जी, वही z की मैक्सिमम वैल्यू भी। तो ये पूरा का पूरा मेथड है जी इस क्वेश्चन को करने का। मैं आपको, आप लोगों को फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि जो भी लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन होता है उसमें एक टारगेट दिया गया होता है जी। वो टारगेट या तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए होगा या फिर मिनिमम वैल्यू के लिए होगा, और जो टारगेट है वो z का एक फंक्शन होगा, मतलब z दिया गया होगा इन टर्म्स ऑफ x एंड y, और x और y एक लीनियर फंक्शन होंगे, उसमें कोई हायर पावर्स नहीं होंगी। ठीक, दिस इज द टारगेट। अब वो जो भी टारगेट आपको निकालने को बोला गया है उसके लिए आपको कुछ कंडीशंस दी गई होंगी, और वो जो कंडीशंस है वो भी लीनियर कंडीशंस ही होंगी। तो आप उन कंडीशंस के कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ बनाएं, और ग्राफ बनाने के लिए जो वो इनइक्वालिटीज हैं पहले आप उन्हें इक्वालिटी में ब्रेक करते हैं, इक्वालिटी में ब्रेक करके वो सारे के सारे लाइंस ही मिले, कोई और कर तो आएगा नहीं क्योंकि लीनियर ही है जी। तो जितने भी वो कंस्ट्रेंट्स होंगे हर एक कंस्ट्रेंट की इक्वालिटी बना के आप उनकी लाइंस बना लेंगे, और फिर उन इनइक्वालिटी के कॉरस्पॉन्डिंग आप वो उनका कॉमन रीजन फाइंड आउट कर लेंगे। एक ऐसा रीजन जो कि उन चारों चार नहीं, यहाँ पे इस एग्जांपल में 4 थी, अगर 5 भी होंगी तो 5 भी, जो जो भी वो कंडीशंस आपको दी गई हैं उन कंडीशंस का कॉमन रीजन आप फाइंड आउट कर लेंगे, जिसको हम लोग फिजिबल रीजन भी बोलते हैं। उस फिजिबल रीजन का मतलब क्या है कि उस रीजन के अंदर लाई करने वाले और उसकी बाउंड्री पे लाई करने वाले जो भी एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी, जो भी पॉइंट्स होंगे, सिर्फ वही पॉइंट्स ऐसे होंगे जो कि इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब जिनकी हम लोग एक्स वाई की वैल्यूज पुट कर सकते हैं टू गेट दी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू ऑफ सेट। मतलब उस कॉमन रीजन के भी सिलेक्टेड के पॉइंट्स ही सिलेक्ट हो सकते हैं z की वैल्यू निकालने के लिए उसके बाहर के लिए। और फिर जो लीनियर प्रोग्रामिंग की थ्योरम्स हैं वो क्या कहती हैं कि जो भी टारगेट आपको दिया गया है, चाहे वो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, वो टारगेट जो रिजल्ट है वो हमारा हमेशा कॉर्नर पॉइंट्स पे मिलता है। तो सीधा सीधा आपने क्या करना है, जो भी आपका रीजन आपको मिल रहा है उसके कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट कर लेने हैं, उन कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर ही आपने z की वैल्यू निकाली। तो उन कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर जो भी मैक्सिमम z आएगा वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। और अगर मिनिमम भी पूछा होता तो भी आप यही करते, सारा का सारा इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे बोलता सारा का सारा ये सेम है जी, और मैं आपसे मैक्सिमम की बजाय मैं आपको बोल देता मिनिमाइज दैट, आप सारा का सारा प्रोसीजर यही करते, एक एक चीज यही करते,
कॉर्नर पॉइंट्स भी आपके वही आते हैं, उन पॉइंट्स पे वैल्यू आप वैसे ही निकालते हैं, अल्टीमेट आपका आंसर अब इस केस में क्या हो जाता, ये वाला। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तब भी यही प्रोसेस है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है तब भी ये प्रोसेस है कि कॉर्नर पॉइंट्स निकालिए, कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर आप z की वैल्यूज निकाल लीजिए। अगर मैक्सिमम पूछा है तो वो कॉर्नर पॉइंट के ऊपर जो मैक्सिमम वैल्यू हो रही है वो आपका आंसर हो जाएगा, और अगर मिनिमाइज करने को बोला है तो उन्हीं कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर जो सबसे छोटा आउटपुट आएगा वही आपका आंसर। प्रणव, देखो, इसमें कोई भी आपको ऐसा नहीं होगा कि भाई इक्वालिटी दी ही ना। हमेशा जो जो भी आपको इनइक्वालिटी लीनियर प्रोग्रामिंग में दी होती है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू या लेस देन और इक्वल्स टू वाली दी होती है। तो उसमें आपको स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी वाला कोई भी सीन होगा ही, ठीक है। हाँ जी, क्या सब लोगों को ये पूरा का पूरा सोल्यूशन, ये पूरा का पूरा मेथड समझ में आया है? किसी को इसमें यस कोई सर। दिक्कत? सबको समझ में आया? हाँ जी, किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। ओके सर। अब इसमें बेटा ये जो मैंने आपको क्वेश्चन लिया है ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 ही है। आप एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 को जरूर करके देखिएगा। अब एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो अनबाउंडेड रीजन के हैं। देखिए यहाँ पे जो रीजन आपको मिल रहा है एक बाउंड हो रहा है, मतलब एक, मतलब जो भी एक्स और वाई की वैल्यूज हैं वो इनफाइनाइट को अप्रोच नहीं कर रही है। जो भी एक्स और वाई की वैल्यूज हैं वो, है ना, ये सिंपल सीधा सीधा है ना वर्ड समझ में आ रहा है कि बाउंड हो रहा है। कई बार हमें जो रीजन मिल जाते हैं वो ऐसे मिल जाते हैं, मान लीजिए ये मैंने दो दो लाइनें बना दी और हमें जो रीजन मिल रहा है, जो जो फिजिबल रीजन है वो ये वाला है, ऐसा। तो आप इसमें देख पा रहे हो कि भाई ये जो रीजन है ना ये कोई बाउंडेड नहीं है, ये अनबाउंडेड रीजन है। ओके, तो आपको एनसीईआरटी में इस अनबाउंडेड रीजन के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, लेकिन आप लोगों के सिलेबस से अब अनबाउंडेड हटा दिया गया। इस साल के सिलेबस में जो आपका सिलेबस कट हुआ था तो उसमें उन्होंने अनबाउंडेड रीजन के जो क्वेश्चंस है वो हटा दिए हैं। तो जो एग्जाम्पल नंबर 4 है आई थिंक, हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो अनबाउंडेड के ऊपर है, तो वो आप, है ना, वो छोड़ सकते हो। तो अब उसमें जो फर्दर एक्सरसाइज है 12.1 वो आपका इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर है। तो इनमें सिर्फ जो बाउंडेड बाउंडेड वाले क्वेश्चन होंगे वो आप कर लीजिए, जो अनबाउंडेड वाले होंगे वो सारे के सारे आप हटा दीजिए, ठीक। कर लेंगे? यस सर। यस सर। तो ये तो बेटा बात रही 12 एक्सरसाइज 12.1। अब 12.2 है, ऑल्दो आप लोगों के सिलेबस में उन्होंने मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स वाले भी जो टॉपिक है वो हटा दिए हैं, लेकिन 12.2 का एक एग्जांपल हम लोग कल की क्लास में करके देख लेंगे, ताकि जस्ट इन केस, मतलब वो भी कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो जस्ट आपको जो कंस्ट्रेंट्स दिए गए हैं वो स्टेटमेंट वाइज में दिए गए हैं, तो उनसे आप इनइक्वालिटी कैसे लिखते हो एक क्वेश्चन करके हम लोग उसका भी देखेंगे, ताकि कोई डाउट ना रहे किसी भी चीज़ का, ठीक है ना। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में बेटा एक एग्जांपल आज हमने कर लिया है, एक हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग करके लीनियर प्रोग्रामिंग हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक। तो इनको आप कर लीजिएगा। अच्छा, एक चीज आप लोग बताइए, क्या आप लोगों के शेड्यूल में आज की क्या शाम की क्लास भी लगी हुई है? नो सर। नो सर। नो ओके, सर। तो मेरे को जो शेड्यूल मिला है उसमें शाम की एक क्लास है, तो चलो मैं मैम से कंफर्म करता हूँ कि क्या उसमें कहाँ गलती है, ठीक है।
ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। सर प्रणव स्ट्रेट लाइंस के लिए क्या पूछ रहा है? ओके, आप लोगों को डिस्कशन के बारे में पता है? सब लोगों को इन्फॉर्मेशन है? यस सर। स्ट्रेट लाइन का जो डिस्कशन है वो रेगुलर क्लास कौन सी, थर्सडे वाली थी ना? यस सर। तो थर्सडे की जो रेगुलर क्लास रहेगी उसमें हमारा स्ट्रेट लाइन की रिवीजन रहेगी, स्ट्रेट लाइन इंक्लूडिंग पेयर ऑफ लाइंस। तो थर्सडे की रेगुलर क्लास हमारी रिवीजन क्लास है स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ लाइंस की। और जो वेडनेसडे की जो रेगुलर क्लास है जो आपकी शाम को रहेगी, है ना, वेडनेसडे को शाम को होती है, तो शाम वाली जो रेगुलर क्लास है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे शीट 3D का। 3D के कौन कौन से सेगमेंट बोले थे? सब्जेक्टिव लेवल 1, ऑब्जेक्टिव लेवल 1, ऑब्जेक्टिव लेवल 2। ये कुछ मिला के आई थिंक टोटल 90 क्वेश्चन के आसपास बनता है। सब लोगों को ये इंफॉर्मेशन है? यस सर। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। रितेश, बोर्ड्स के अलावा कहीं नहीं आता बेटा एलपी। सर आपको रिवीजन शेड्यूल की इंफॉर्मेशन है? अभी अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके सर। सर कब तक मिल जाएगा वैसे सर, क्योंकि अब मतलब सेकेंड वीक होगी और उससे देख के मुझे भी अपना तो प्लान भी बनाना है। उसके लिए कोई आइडिया नहीं मुझे भी। बहुत तो हम लोग बहुत अपने एंड से कर ही रहे हैं स्टार्ट, तो आई थिंक जो हम लोगों ने प्लान बनाया उसी को स्टिक कर लेते पहले तो। हाँ जी सर। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर।